जरा सोचिए, क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शादी से पहले ही आपको ससुराल भेज दिया जाए ताकि आप ये साबित कर सकें कि आप उसके लायक हैं। और हाँ, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों को भी ऐसा करना पड़ता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। क्या ये कोई परीक्षा है? क्या होगा अगर कोई इसमें फेल हो जाए? क्या ये शादी का फैसला बदल सकता है? यहाँ ये एक सजा नहीं है बल्कि एक परंपरा है जो जीवन की सच्चाई को करीब से दिखाने का तरीका है। लेकिन क्यों? ऐसा करने का मतलब क्या है? और सोचिए, आज के दौर में क्या ऐसा मुमकिन है? क्या ये परंपरा हमारे आज के जीवन से कोई ताल्लुक रखती है? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इस अनोखी परंपरा के पीछे की दुनिया में, जहाँ हर सवाल का जवाब छिपा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके यहाँ ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी हर दिन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक जद्दोजहद है। यहाँ बाढ़, तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाएं कोई नई बात नहीं है। हर चुनौती का डटकर सामना करना और अपने समुदाय के साथ खड़े रहना इनकी जिंदगी का हिस्सा है। और यही तो है जो इस लोग को खास बनाता है। इस जनजाति हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और परंपरा के बीच संघर्ष सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी है। यह हमें याद दिलाता है कि पुराने रीति रिवाजों और आज की आधुनिक जीवन शैली के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। इस अनोखी दुनिया को जानने और समझने के लिए मैंने यात्रा की असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बसे इस मिसिंग जनजाति की गांव में। और यह कोई साधारण गांव नहीं है, यह वह जगह है जहां ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ से हर साल लोगों को जूझना पड़ता है। लेकिन मिसिंग लोग इस चुनौती से न सिर्फ निपटते हैं बल्कि इस बाढ़ को एक अवसर की तरह देखते हैं। मिसिंग लोग यहाँ पीढ़ियों से बसे हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये साधारण से घर, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला कर सकते हैं? लेकिन हाँ, ये सच है। देखिए, इनके चांग घर मतलब मचान वाले घर वाकई कमाल की आर्किटेक्चर का नमूना है। ऊंचे प्लेटफॉर्म इन घरों को बाढ़ से बचाते हैं और इन्हें बनाया गया है बांस और नाहर के मजबूत काठ से। ये काठ इतने ताकतवर होते हैं कि एक हाथी भी इन्हें तोड़ नहीं सकता। इनके नीचे का डिजाइन ऐसा है कि बाढ़ का पानी आए तो उसे आसानी से काटते हुए निकल जाए, और अगर पानी घर के अंदर घुस भी जाए तो ये बांस की दीवारें उसे आराम से बाहर निकाल देंगी। अब भूकंप की बात करें तो इन घरों की फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर इसे झटकों को झेलने में मदद करती है। मतलब चाहे बाढ़ हो या भूकंप, इन घरों का बाल भी बांका नहीं होता। बाहर की तरह घर के अंदर का हर कोना भी एक खास उद्देश्य को पूरा करता है। अगर आप उनके घरों को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ज्यादातर में सिर्फ एक ही बड़ा कमरा होता है। ये बड़े कमरे मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल का सबसे शानदार उदाहरण है, जिसे आजकल सारी वेस्टर्न कंट्रीज अपनाना चाहती है। जरा देखिए, बस यही एक कमरा उनके पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा करता है। यहीं पर खाना बनाया जाता है, यहीं सब मिलकर खाते हैं, गप्पे मारते हैं, मेहमानों के साथ बैठते हैं और आखिर में रात को सो भी जाते हैं। सोचिए, एक ही कमरे में इतनी सारी चीजें होती हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं। यहाँ लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या महिला, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। सब एक साथ रहते हैं, एक जैसे काम करते हैं और सब कुछ आपस में साझा करते हैं। और अगर घर की बात करें तो वहाँ बस वही चीजें हैं जो सच में जरूरी है। बेमतलब की चीजों के लिए कोई जगह नहीं। जो भी सामान घर में है बस वही है जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाता है और इससे वे पूरी तरह संतुष्ट हैं। शायद यही उनके सुखी जीवन का सबसे बड़ा राज है। लेकिन अब जरा खुद से पूछिए, क्या यह आपके लिए मुमकिन है? सच सच बताना, हर महीने आप कितनी फालतू ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं? कितनी ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जो आपके लिए इतनी जरूरी भी नहीं थी? दिल से सोचिए और बताइए, क्या वो चीजें वाकई आपके जीवन में कोई खास बदलाव लाई हैं या बस एक पल की खुशी देकर अब घर के किसी कोने में पड़ी है? चलो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वो कौन सी चीज है जो मिसिंग समुदाय को इतने लंबे समय तक जीवित और मजबूत बनाए रखती है? उनकी परंपराएं। हाँ, वो परंपराएं जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी उन्हें जड़ से जोड़े रखती है। आपने सुना होगा कि आजकल एक घर में 4 या 5 लोगों का मिलकर रहना भी मुश्किल होता है, लेकिन मिसिंग समुदाय में 86 लोगों का परिवार एक ही छत के नीचे रहने की मिसाल है। ये किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है और मजे की बात ये है कि वो सब मिलजुल कर रहते हैं बिना किसी झगड़े या परेशानी के। अब इसे उस दुनिया से तुलना करके देखिए जहाँ आज हर कोई प्राइवेसी के पीछे भाग रहा है। मुझे मेरा पर्सनल स्पेस चाहिए, मेरा रूम अलग होना चाहिए। ये सारी बातें हमारी आधुनिक जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन मिसिंग समुदाय में वहाँ हर किसी को लगता है कि परिवार और समुदाय का साथ ही असली ताकत है। उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि अकेले रहकर खुद को मजबूत दिखाना जरूरी नहीं है, असली ताकत तो एक साथ रहने में है। वो बताते हैं कि जब आप अपने परिवार और समुदाय के साथ रहते हैं तो हर चुनौती आसान हो जाती है। तो सोचिए, हम उनसे ये सीख क्यों न लें?
क्योंकि ये हमारी भारतवर्ष की सबसे बड़ी बुनियाद है जो वेस्टर्न कल्चर हमसे छीनने की कोशिश करती है ताकि हमें अंदर से कमजोर और बेबस करके फिर से लूट सके। अपने घरों की तरह मिसिंग लोग खाने के भी बड़े चाव वाले होते हैं। पोर्क यानी सुअर का मांस उनके खाने का सबसे पसंदीदा हिस्सा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी रसोई में पोर्क सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक संस्कृति का हिस्सा है। अब सोचिए, जब पोर्क को ताजे कुदरती मसालों और बांस की हल्की खुशबू के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है तो उसकी महक से ही भूख बढ़ने लगती है। और ये सिर्फ पोर्क तक सीमित नहीं है। मिसिंग लोग मछली की करी भी बड़ी खासियत से बनाते हैं। इनकी रेसिपी साधारण होते हुए भी बेहद खास है क्योंकि यह सिर्फ स्वाद का सवाल नहीं है बल्कि उनकी परंपरा और पहचान की झलक है। खाना बनाते वक्त जो प्रक्रिया होती है वो हर कदम पर उनकी संस्कृति की कहानी कहती है। तो अगली बार जब आप कोई पारंपरिक डिश खाएं तो याद रखें कि ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। लेकिन सोचिए, नदी के किनारे की जिंदगी मछली पकड़ने के बिना कैसी होगी। मिसिंग समुदाय के लिए मछली पकड़ना केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि यह उनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी नदी से जुड़ी जिंदगी में मछली पकड़ना एक कला है जिसमें हुनर, सब्र और टीम वर्क का अद्भुत तालमेल दिखता है। मैं खुद उनके साथ मछली पकड़ने की यात्रा पर गया और सच कहूँ यह अनुभव मेरे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने जैसा था। उन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे पारंपरिक जालों और साधारण उपकरणों की मदद से वे बड़ी कुशलता से मछलियां पकड़ते हैं। यह केवल एक व्यक्ति का काम नहीं था, पूरी टीम एकजुट होकर काम करती है। कोई जाल बिछा रहा है तो कोई दूसरी तरफ बांस पर खड़ा होकर उसे ऊपर उठाने का काम करता है। नदी की हर लहर और हर हलचल को पढ़ने का उनका तरीका इतना अद्भुत और बारीक था कि आप बस हैरान रह जाएंगे। मुझे याद है जब उन्होंने अपने जाल को खींचा और उसमें एक विशाल मछली फंसी। उनकी आंखों में जो चमक थी वह जीत की खुशी से कहीं ज्यादा थी। और फिर जो बात मेरे दिल को छू गई वह यह थी कि उन्होंने तुरंत वह मछली मुझे तोहफे में दे दी। यह हमारे मेहमान के लिए है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। सोचिए, यह कितना खूबसूरत स्वागत है। यह मिसिंग समुदाय की दरिया दिली और मेहमान नवाजी की मिसाल है। यहाँ हर चीज में, चाहे मछली पकड़ने की कला हो या मेहमान को सम्मान देने की परंपरा, एक बात साफ झलकती है, सादगी में छिपा हुआ बेमिसाल अपनापन। मिसिंग जनजाति सिर्फ संघर्ष की प्रतीक नहीं है बल्कि ये लोग अपनी जड़ों से भी गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी हर परंपरा, हर रीति रिवाज में उनकी पुरखों की छवि दिखती है। चलिए अब थोड़ा इतिहास की ओर चलते हैं। उनकी कहानी हजारों साल पुरानी है। लगभग 4000 साल पहले वे तिब्बत में यांगी नदी के किनारे रहते थे। वहाँ से उन्होंने लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू की। प्राकृतिक आपदाएं, कठोर मौसम और पहाड़ों के रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपना नया घर बसाने का फैसला किया। जब वे अरुणाचल पहुँचे तो उन्होंने सुभानशरी और सियांग नदियों के किनारे अपने गाँव बसाए। ये नदियाँ सिर्फ उनकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी बल्कि उनकी संस्कृति और परंपराओं का भी अहम हिस्सा बन गई। मिसिंग समुदाय ने इन नदियों से जीना सीखा। इनकी हर लहर उनकी कहानियों में गूंजती है। आप सोचिए, इतनी लंबी यात्रा के बाद भी उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखा। यह आसान नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं छोड़ा। आज मिसिंग जनजाति का हर गाँव, हर त्योहार और हर रीति रिवाज उनकी उस यात्रा और संघर्ष की कहानी सुनाता है। इतिहास की इस गहराई को जानकर आप समझेंगे कि मिसिंग लोग सिर्फ एक जनजाति नहीं बल्कि मजबूत इरादों और अपनेपन की जीती जागती मिसाल है। अब सुनिए एक दिलचस्प बात। उनके जीवन में सूरज और चंद्रमा सिर्फ रोशनी का स्रोत नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। हर साल वो दोबोर पूजा करते हैं जिसमें प्रकृति और आत्माओं के साथ जुड़ाव को सम्मान और आस्था के साथ मनाया जाए। इसे देखकर लगता है जैसे समय की धारा ने इसे छुआ ही नहीं। एक ऐसी परंपरा जो पीढ़ियों से चली आ रही है आज भी उतने ही उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। उनका धर्म प्रकृति की पूजा और हिंदू परंपराओं के मेल से बना है। लेकिन अब काफी लोग धीरे धीरे ईसाई धर्म को भी अपनाने लगे हैं। अब रहा जमीन का सवाल। जरा सोचिए, इतिहास में जितने बड़े युद्ध हुए हैं उनमें से कितने जमीन के लिए लड़े गए। पर मिसिंग जनजाति में ऐसा नहीं होता। उनके लिए जमीन पर मालिकाना हक कोई मुद्दा ही नहीं। हर परिवार अपनी खेती वाली जमीन का मालिक है और खेती भी अकेले नहीं बल्कि सामूहिक रूप से की जाती है। यहाँ महिला और पुरुष साथ में काम करते हैं। अब जरा विश्वास की ताकत को महसूस कीजिए। क्या आप किसी ऐसे घर के बारे में सोच सकते हैं जिसमें ताले ही नहीं होते? यह सुनने में कितना अजीब लगता है लेकिन मिसिंग लोग ऐसे ही रहते हैं। यहाँ न कोई ताला, न कोई चोरी चकारी का झमेला। यह दिखाता है कि उनके रिश्ते और समुदाय में विश्वास कितना गहरा है। यह विश्वास ही तो है जो उनके दिलों में शांति और एकता को बनाए रखता है। मिसिंग लोग सिर्फ जीने वाले लोग नहीं हैं, ये खूबसूरती के सृजनकर्ता भी हैं। अब आप सोचिए, जब हम फैशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े ब्रांड्स और ट्रेंड्स आते हैं। लेकिन मिसिंग महिलाएं वो अपने करघे पर ऐसा जादू बुनती हैं जिसे
जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जो कपड़े बनाते हैं वो बस पहनने के लिए नहीं है। हर धागा, हर डिजाइन, ये बस फैशन नहीं है, ये पीढ़ियों से चली आ रही कला का प्रमाण है। अब जरा सोचिए, आज की दुनिया में हम जिस सस्टेनेबल फैशन की बात करते हैं, मिसिंग महिलाएं हैं तो उसे सदियों से जी रही हैं। उनके कपड़े टिकाऊ फैशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कपड़े सिर्फ फैशन ट्रेंड्स को नहीं बल्कि समय से परे एक कहानी को अहमियत देते हैं। और त्योहारों में ये लोग अपने सबसे खूबसूरत कपड़े पहनते हैं जो उनके सांस्कृतिक गर्व और विरासत को दर्शाते हैं। ये रंग बिरंगे कपड़े एक नजर में ही आंखों को सुकून दे देते हैं। तो अगली बार जब आप फैशन के बारे में सोचें तो एक पल रुकिए और मिसिंग जनजाति को याद कीजिए। फैशन ट्रेंड्स तो आते जाते रहेंगे, लेकिन उनकी तरह संस्कृति और कहानियों को अपने कपड़ों में बुनने की कला ही असली विरासत है। शायद हम उनसे ये सीख सकते हैं कि फैशन केवल दिखावा नहीं बल्कि जुड़ाव और आत्मा का प्रतिबिंब हो सकता है। अली आई लिगांग, उनका वसंत उत्सव एक रंगों और लयों का जबरदस्त उत्सव है। यहाँ के दृश्य बहुत ही जीवंत और रोमांचक होते हैं। लोक गीत गाए जाते हैं, पारंपरिक चावल की बीयर चलाई जाती है और जो नृत्य होते हैं वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं। ये नृत्य एक बहती नदी की तरह लगते हैं, कोमल, रुकावट के बिना और पूरे जोश से भरे। इस गांव में घूमते हुए मेरी मुलाकात एक महिला से हुई जो पारंपरिक आयुर्वेदिक दवाइयां बना रही थी। उन्होंने बताया कि ये दवाइयां खांसी, जुकाम और यहाँ तक कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती हैं, खासकर कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने के लिए। मिसिंग लोग हमेशा से ऐसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते आए हैं और आज भी ये पारंपरिक ज्ञान उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। सोचिए, उस समय जब अस्पताल नहीं थे तब इन्हीं दवाओं से बीमारियां ठीक होती थी। ये उनके बुजुर्गों से सीखी गई कला है जिसे आज भी अगली पीढ़ी को सिखाया जा रहा है। यह हमें सिखाता है कि पुरानी परंपराओं और आधुनिक विज्ञान का मेल हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन एक और अनोखी परंपरा जो आपको हैरान कर देगी, शादी से पहले दूल्हा और दुल्हन को अपने अपने ससुराल जाकर घर और खेतों में काम करके खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर कोई इसे पास न कर पाए? शादी रद्द हो जाएगी या दूसरा मौका मिलेगा? ऐसा नहीं है। यह सिखाने का एक तरीका है, न कि असफलता पर सवाल उठाने का। और क्या दोनों के लिए एक जैसे चैलेंज होते हैं? जी हाँ, ये समानता पर आधारित है। काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारी एक जैसी है। आज की दुनिया में जहाँ रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, यह परंपरा हमें सिखाती है कि अच्छे रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बनते, वे तब मजबूत होते हैं जब दोनों लोग मिलकर मुश्किलों का सामना करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यह परंपरा बताती है कि एक मजबूत रिश्ता वही है जहाँ दोनों साथी एक दूसरे का साथ निभाने के लिए तैयार हो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। और यही कारण है कि उनकी शादी के बाद का जीवन बहुत स्थिर और परिपक्व होता है। असम में मिसिंग जनजाति दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला जनजातीय समूह है। यहाँ के हर जनजाति की अपनी एक अलग पहचान और इतिहास है। मोरान जनजाति भी एक ऐसी ही दिलचस्प जनजाति है। यह खास तौर पर अपनी वीरता और बहादुरी की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप इनकी गाथाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जहाँ हम मोरान जनजाति के बारे में और उनकी अभी की हालत और वीर गाथाओं के बारे में बात करेंगे।